1947 में भारत का आजादी का सपना तो पूरा हुआ, लेकिन दो हिस्सों में बंटकर। आजादी की खुशी में एक तरफ जहां जश्न का माहौल था, तो वहीं दूसरी तरफ देश में विभाजन के कारण अफरा तफरी मची हुई थी। एक तरफ जम्मू एंड कश्मीर को हड़पने के लिए पाकिस्तान कश्मीर में घुसकर कत्लेआम कर रहा था, तो दूसरी ओर हैदराबाद के निजाम अलग मुल्क बनाने की जिद पर इस कदर अड़ गए थे कि वो पाकिस्तान और कई विदेशी ताकतों से मदद मांग रहे थे। जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद के अलावा जूनागढ़, जोधपुर, भोपाल जैसे कई प्रिंसली स्टेट्स में भी उथल पुथल मची हुई थी। दरअसल अंग्रेजों ने माउंटबेटन प्लान के तहत भारत को दो भागों में बांटा ही था, लेकिन इसके साथ साथ 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स को ये राइट भी दिया था कि वो भारत या पाकिस्तान का हिस्सा ना बनकर खुद को अलग मुल्क घोषित कर सकती है। यानी इस तरह से भारत के दो नहीं सैकड़ों टुकड़े हो सकते थे। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब सिर्फ एक पाकिस्तान के अलग होने से भारत को आज तक कई वॉर और तनाव का सामना करना पड़ता है, तो भारत के कई और हिस्सों में बंटने के बाद कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी। अगर ऐसा हो जाता तो दिल्ली से जयपुर और मुंबई से हैदराबाद तक जाने के लिए हमें वीजा लेना पड़ता। देश के इतने हिस्सों में बंटने से आज वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी माने जाने वाला भारत डेवलपमेंट पर फोकस ही नहीं कर पाता। इंडिया के सारे रिसोर्सेज सिर्फ स्टेट बॉर्डर्स को सिक्योर करने में ही वेस्ट हो जाते। लेकिन अंग्रेजों का भारत को सैकड़ों टुकड़ों में बांटने का ये षड्यंत्र नाकाम रहा, और इसको नाकाम करने वाले शख्स आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साम दाम दंड भेद से काम लेकर सभी रियासतों को भारत से जोड़ने का काम किया। इन्होंने अपनी लीडरशिप से टुकड़ों में बिखरे हुए भारत को एक किया, लेकिन इस कड़ी में जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद को भारत से जोड़ना सबसे मुश्किल था। इन दोनों राज्यों को भारत से मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को आर्मी का भी सहारा लेना पड़ा था। क्या था ब्रिटिश गवर्नमेंट का माउंटबेटन प्लान, जिससे भारत सैकड़ों टुकड़ों में बंट सकता था, और आखिर कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना की मदद से जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद को भारत से जोड़ा, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा बनने की कगार पर थे। जुलाई 1945 को ब्रिटेन की सत्ता में बदलाव आया और नए प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने भारत की आजादी के लिए एक रोड मैप बनाना शुरू कर दिया। इस रोड मैप को तैयार करना आसान नहीं था, क्योंकि प्लान के हिसाब से भारत को केवल आजादी ही नहीं देनी थी, बल्कि भारत को दो हिस्सों में डिवाइड भी करना था। चाहता तो कोई नहीं था कि भारत टुकड़ों में बटे, पर मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के आगे किसी की नहीं चल सकी। मोहम्मद अली जिन्ना ने यह साफ कर दिया था कि या तो वो डिवाइडेड इंडिया लेंगे या डिस्ट्रॉयड इंडिया। इसलिए सालों की नाकाम कोशिशों के बाद भारत भी विभाजन के लिए तैयार हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल विभाजन के लिए तैयार हुए पहले कुछ नेताओं में से एक थे। इनका कहना था कि कोई भी विभाजन नहीं चाहता, लेकिन कई बंटवारों से अच्छा एक बंटवारा है। विभाजन पर मंजूरी तय होते ही एटली ने भारत को आजाद करने के लिए एक प्लान बनाया। इस प्लान को माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना गया। इस प्लान का नाम लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन के नाम पर रखा गया था। साथ ही इन्हें इस प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करवाने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस तरह की हिस्टोरिकल वीडियोस बनाने और राइट फैक्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए हमारी टीम को रिसर्च करने में काफी समय लगता है, लेकिन अब एआई की मदद से हम अपने रिसर्च को आसानी के साथ कर सकते हैं। एआई ने हमारे रिसर्च से लेकर स्क्रिप्ट राइटिंग तक के पार्ट को 10 टाइम्स फास्टर कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बूमिंग टेक्नोलॉजी है जो इस रिसेशन पीरियड में आपकी काफी मदद कर सकता है। आप भी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 20+ एआई टूल्स एंड हैक्स को सीखकर अपना काम आसानी के साथ कर सकते हैं। इस 3 आवर्स के चैट जीपीटी और एआई वर्कशॉप जो कि पेड होता है, लेकिन हमारे फर्स्ट 1000 ऑडियंस के लिए ये वर्कशॉप एकदम फ्री है। इस वर्कशॉप के जरिए आपको प्रॉम्प्ट राइटिंग से लेकर जॉब हंटिंग हैक्स और 5 मिनट्स में रेज्यूमे बिल्डिंग तक भी सिखाया जाएगा। साथ ही यहाँ आप एक्सेल स्किल्स, प्रेजेंटेशन एंड डेटा एनालिसिस जैसी जरूरी स्किल्स को भी सीख सकते हैं। अगर आप किसी टेक बैकग्राउंड या नॉन टेक बैकग्राउंड जैसे फाइनेंस, एचआर, सेल्स एंड मार्केटिंग से हैं, या फिर आप कोई फ्रीलांसर और कंटेंट क्रिएटर ही क्यों ना हो, ये वर्कशॉप हर किसी के लिए है। लाखों लोगों ने इस वर्कशॉप को अटेंड किया है और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर उन्होंने इन्हें 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग्स भी दी है। ये वर्कशॉप आपकी ब्रांड बिल्डिंग और बिजनेस स्ट्रैटेजीज में भी हेल्प करेगा। अभी तक इस वर्कशॉप को करीबन 1 मिलियन प्लस लोगों ने अटेंड किया है और इन सभी लोगों को 10 टाइम्स तक ग्रोथ और 3 टाइम्स तक सैलरी हाइक भी मिली है। इस वर्कशॉप को ग्रोथ स्कूल करवाता है, जिन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी सपोर्ट करते हैं। साथ ही 2022 और 2023 में ये लिंक्डइन के टॉप स्टार्टअप्स में भी शामिल था। तो देर न करते हुए अभी इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, याद रहे कि ये वर्कशॉप केवल पहले 1000 लोगों के लिए ही फ्री है। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट और रॉयल एसेंट द्वारा माउंटबेटन प्लान को अप्रूव किया गया, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के नाम से जाना जाता है। इसे देन वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल
ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन ने तैयार किया था। इसी प्लान के जरिए भारत के पार्टीशन की रूपरेखा तैयार की जा रही थी। इस पूरे प्रोसेस में लॉर्ड माउंटबेटन के साथ कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स जुड़े हुए थे। माउंटबेटन प्लान का पहला ऑब्जेक्टिव भारत को हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी के बेसिस पर 2 सेपरेट कंट्रीज में डिवाइड करना था। तो वही दूसरी ओर जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उनको ये ऑप्शन दिया गया था कि वो भारत या फिर पाकिस्तान किसी भी एक देश में शामिल हो सकती है, या फिर ये किसी भी देश का हिस्सा ना बनकर खुद को इंडिपेंडेंट भी रख सकते हैं। अब माउंटबेटन प्लान का यही ऑब्जेक्टिव भारत के लिए बड़ी परेशानी बन गया, क्योंकि भारत में कई प्रिंसली स्टेट्स ऐसी भी थी जो या तो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहती थी या इंडिपेंडेंट बनकर रहना चाहती थी, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ शामिल थे। कश्मीर को स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत में शामिल करना काफी जरूरी था, तो वही हैदराबाद भारत के बीचों बीच में था और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को कैंसर इन द बेली ऑफ इंडिया का नाम दिया था। हैदराबाद अगर भारत के हाथ से निकल जाता तो भारत को अपने देश के बीचों बीच भी एक बॉर्डर को मेंटेन करना पड़ता। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत के लिए प्रिंसली स्टेट्स काफी जरूरी थी। हालांकि मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ने खुद को भारत में शामिल कर लिया था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ जैसी स्टेट्स अभी भी भारत के लिए एक बड़ी परेशानी बनी हुई थी। आजादी से पहले भारत में कुल 565 प्रिंसली स्टेट्स थी जो किसी राजा या निजाम के अंडर आया करती थी। भारत और पाकिस्तान को सेपरेट करने वाली रेड क्लिफ लाइन के हिसाब से 13 प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तान के एरिया में थी, तो वही बाकी की 552 स्टेट्स भारत की तरफ थी। धर्म के आधार पर भारत पहले ही 2 हिस्सों में बंट चुका था और अब प्रिंसली स्टेट्स के इंडिपेंडेंट रहने का मतलब था कि भारत और भी कई टुकड़ों में बंट सकता था। इसलिए प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में शामिल करना डिफिकल्ट होने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। किसी भी प्रिंसली स्टेट के राजा और निजाम को भारत से जुड़ने के लिए मनाना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि भारत से जुड़ते ही उनके सिंहासन की कोई खास वैल्यू नहीं रह जाती। सारे अधिकार भारत सरकार के अंडर आते और साथ ही प्रिंसली स्टेट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कामकाज करने पड़ते। इसलिए राजा और निजामों को सिंहासन छोड़कर एक आम नागरिक बनने के लिए रेडी करना काफी डिफिकल्ट टास्क था। हालांकि अधिकतर प्रिंसली स्टेट्स पहले ही अपना साइड चुन चुकी थी, लेकिन कुछ अभी भी बाकी थी जो अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इन जिद्दी राजाओं और निजाम्स में सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के राजा महाराजा हरी सिंह थे, जो कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर चलाना चाहते थे। इसके बाद हैदराबाद के निजाम मीर ओस्मान अली खान भी हैदराबाद को अकेले ही चलाना चाहते थे, पर भारत के लिए कश्मीर और हैदराबाद दोनों ही जरूरी थे। दोनों की लोकेशन भारत के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी थी। परेशानी बहुत बड़ी थी और हल कहीं नहीं मिल रहा था। ऐसे में इस डिफिकल्ट सिचुएशन को अगर कोई हैंडल कर सकता था तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल वो शख्स थे जिन्हें सरदार की उपाधि किसी विरासत में नहीं मिली थी, बल्कि उनकी सूझबूझ, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ और लीडरशिप क्वालिटी की वजह से उनको ये टाइटल सम्मान सहित सौंपा गया था। वल्लभ भाई पटेल की इन सभी विशेषताओं की वजह से ही महात्मा गांधी ने सभी प्रिंसली स्टेट्स को भारत से जोड़ने की बागडोर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी थी। देश को बंटता देख वल्लभ भाई पटेल ने भारत को यूनाइट करने के लिए हर कोशिश करनी शुरू कर दी। पटेल समझ चुके थे कि कैसे भी करके उन्हें जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद को भारत में शामिल करना ही होगा। इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने के लिए वल्लभ भाई पटेल अपने सेक्रेटरी वीपी मेनन की मदद लेते हैं। बात की गंभीरता को देखते हुए पहले आराम से बैठकर इस मुद्दे पर बात की गई। पटेल और वीपी मेनन ने शुरुआत में सभी प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं से मुलाकात की और उनसे भारत का पार्ट बनने के लिए नेगोशिएट करना शुरू कर दिया। प्रिंसली स्टेट्स को भारत में शामिल करने के लिए सरदार पटेल ने साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति का इस्तेमाल किया। कभी रियासतों को भारत से जुड़ने के बेनिफिट्स गिनाए तो कभी मिलिट्री एक्शन का डर दिखाया। जो जैसे मान जाए उसे उस तरीके से मनाने की कोशिश की गई। कई दिनों की लगातार प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के बाद फाइनली वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ और कूटनीति से 15 अगस्त 1947 आते आते 552 प्रिंसली स्टेट्स में से 549 को भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा दिया था। यानी इंडिपेंडेंस डे तक ये सभी स्टेट्स भारत का हिस्सा बन गई थी। लेकिन अभी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल 3 स्टेट्स को मनाने में नाकामयाब रहे। इन स्टेट्स में जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर शामिल थे। अगर जूनागढ़ की बात करें तो करेंटली गुजरात में आने वाला जूनागढ़ यूं तो पॉपुलेशन के हिसाब से हिंदू मेजोरिटी वाला स्टेट था, लेकिन इसके निजाम मुस्लिम थे जिसका नाम मोहम्मद महाबत खां था। महाबत खां जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे, लेकिन वही इसके ऑपोजिट वहाँ की जनता भारत का हिस्सा बनना चाहती थी। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ तक कि लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर भी
महावत खां इंडिया से जुड़ने के लिए नहीं माने। इसलिए जब सीधे तरीके से बात नहीं बनी तो पटेल ने अपना तरीका आजमाया और जूनागढ़ में वोटिंग करवा दी। वोटिंग के रिजल्ट ने ये तो साफ कर दिया था कि एटलीस्ट जूनागढ़ तो भारत के हाथ से कहीं नहीं जाने वाला। इस वोटिंग में करीब 99% से ज्यादा वोट्स इंडिया में शामिल होने के पक्ष में आए थे और केवल 91 वोट्स पाकिस्तान को मिले थे। रिजल्ट के बाद भारत ने जूनागढ़ को भी अपना हिस्सा बना लिया। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद अभी भी बाकी थे। इन दोनों स्टेट्स के साथ भारत ने विलय करने की काफी कोशिश की, लेकिन दोनों अपनी जिद पर डटे रहे। एक तरफ जहां जम्मू एंड कश्मीर पर पाकिस्तान की पैनी नजर बनी हुई थी, तो वहीं दूसरी ओर हैदराबाद के निजाम पाकिस्तान से मदद की उम्मीद कर रहे थे। ये सब होता देखकर वल्लभ भाई पटेल जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद का भारत में विलय करने के लिए आर्मी का इस्तेमाल करने में भी संकोच नहीं करना चाहते थे। कहा जाता है दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है। कश्मीर जो आज भारत का अभिन्न हिस्सा है, जो सिर्फ अपनी खूबसूरती या कल्चर के लिए नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बड़ी बात यह है कि कश्मीर भारत को थाली में सजाकर नहीं मिला था, बल्कि कश्मीर को भारत से जोड़कर रखने में हजारों भारतीय सपूतों का बलिदान शामिल है। भारत का मुकुट कहलाए जाने वाला जम्मू एंड कश्मीर आजादी के समय राजा हरि सिंह की सत्ता में था। जम्मू कश्मीर वो रियासत थी जिसके राजा तो हिंदू थे, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की थी। जम्मू एंड कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी होने की वजह से ही राजा हरि सिंह चाहते हुए भी भारत का हिस्सा नहीं बनते, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें अपनी राजगद्दी खोने का डर था। इसलिए राजा हरि सिंह 12 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन करने को भेजते हैं, जिसमें लिखा होता है कि जम्मू एंड कश्मीर ना तो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, ना ही भारत में शामिल होगा। जम्मू एंड कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनकर रहेगा। साथ ही भारत और पाकिस्तान के साथ सभी ट्रेड्स, ट्रैवल,